Okay. So we will start a new topic, Foreign Exchange Management Act. जो बच्चे फेस टू फेस बैठे हुए हैं उनको एक नया पीडीएफ दिया गया है। बाकी लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया था और कई लोगों के जो अब नए एडिशन प्रिंट हो रहे हैं उनके बुक्स में इंडेक्स में चेक कर लीजिएगा किस बुक में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हम लोगों ने डलवाया है। नहीं मिल रहा है तो पॉज करके पहले ढूंढ लीजिएगा। एंड लाइव बैच स्टूडेंट्स, yesterday evening did I put it in the WhatsApp group? Okay. So this is a very interesting chapter because नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपको पता है एक देश का परफॉर्मेंस कैसे जज किया जाता है? सर हमारे सेंसेक्स ऊपर भाग रहे हैं, स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है। सर हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहा है। इकोनॉमिक्स में सुना होगा इंपोर्ट्स हम कम करते हैं, एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं। देश के फॉरेक्स रिजर्व्स एक्चुअली में लास्ट 15-20 सालों में काफी बड़े हैं, जो पहले नहीं था। एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूं। फेमा नाम के एक्ट, ये कब आया? 1999। फेमा नाम के एक्ट आने के पहले इस दुनिया में एक और एक एक्ट था, फेरा। पूरा सेम था पर ये आर है एम की जगह। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो व्हाट हैपेंड इन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में क्या होता था? हर चीज कंट्रोल, रेगुलेट। जैसे पुराने जमाने के माँ बाप क्या करते थे, नहीं ये मना है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। आजकल क्या होता है, हाँ हाँ करो करो करो, बस ठीक है, नियम कानून थोड़ा सा ध्यान रखना, बाहर जाओ घूमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को 10:30 के पहले आ जाना। यानी नाउ थिंग्स हैव बीन लिबरलाइज्ड। तो अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो नया एक्ट, अब तो नया नहीं बोल सकते, 1999 इज अ वेरी ओल्ड पीरियड नाउ, बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, चेंज हो रही है। सर चेंज हो कैसे रही है? हो गई ना 1999। आपको शायद याद होगा कोई एक्ट जब बनता है, हम लोग कई बार सुने, एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। बट एक्ट के अंदर रूल्स होते हैं, तुम भी लिख रहे होगे। एक्ट के अंदर रेगुलेशंस होते हैं, याद आ गया ये चीज? ये कोई दूसरा बॉडी बनाता है कई बार। यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है फेमा एक्ट के अंदर। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जब कोई एक्ट के अंदर आता है और एक दूसरा बॉडी बनाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डैश। कैन एनीवन टेल मी दिस एंटायर स्कीम? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी कि पार्लियामेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के पावर्स डेलीगेट कर दिया। जैसे इस एक्ट के अंदर रूल्स ज्यादातर कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। इस एक्ट के अंदर रेगुलेशंस आते हैं बहुत सारे, सब देखेंगे, थोड़ा सा बोरिंग स्टफ चल रहा है शुरू के 5 मिनट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। तो आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक अंश देखेंगे, जहां पर आप देखोगे कुछ डेफिनेशंस जो इस एक्ट में बहुत बार यूज होते हैं एग्जाम के एंगल से एंड प्रैक्टिकली चीजों को समझने के लिए। तो एक बात बताओ, ये एक्ट पिक्चर में कब आता होगा? जस्ट इमेजिन, ये एक्ट पिक्चर में आता कब होगा? माइंड में क्या आता है? मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, सुन के बताना कि क्या लग रहा है यहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पिक्चर में आएगा या नहीं आएगा। रेडी? ऑल ऑफ यू रेडी? माय एग्जांपल नंबर 1, एक फॉरेनर है मिस्टर अलेक्जेंडर। हाँ कहां के सर? एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। मिस्टर अलेक्जेंडर इज इन स्विट्जरलैंड, he buys a property in Switzerland. Question 1. Question number 2. Okay, what is question number 2? DKG, a person from West Bengal, Dhirendra Kumar Singh ji yahan baithe hue hain, a person from West Bengal, India, he buys a property in Dubai. Question number 3. kya? Mrs. Lily, naam kya hai? Lily. She purchases property in Jaipur, Rajasthan. तीनों एग्जांपल याद है? अलेक्जेंडर स्विट्जरलैंड का है, अलेक्जेंडर स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी खरीद रहा है। बताओ क्या ये फॉरेनर है अलेक्जेंडर? यस। क्या फेमा पिक्चर में आएगा? नहीं। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या पता है? जहां ब्राउन बाल के आदमी को देखते हो, फिरंगी देखते हो, थोड़ा गोरा चमड़ी देखते हो, फेम ब्लीच नहीं लगाया, वो फेमा नहीं पिक्चर में आ रहा है। फेमा पिक्चर में कब आता है? समझ गया क्या? एक शायरी सुनो, फेमा पिक्चर में आता है, अर्ज किया है जब यहां के आदमी का वहां कोई एसेट या लाइबिलिटी अफेक्ट होता है। डीकेजी का दुबई में एक एसेट
एक्वायर कर रहे हैं ये, या वहां के आदमी का यहां, तब फेमा का एक वर्ड हम सिखाएगा आज आपको, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। डीकेजी कहां के हैं? बंगाल के। अब वो कई लोग बोलोगे हावड़ा में स्टेशन में देखे हैं इसको खड़े हुए, नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया के हैं। डीकेजी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अभी मीनिंग समझाऊंगा, 2 मिनट दिल थाम के बैठिए। डीकेजी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ये दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो मेरा शायरी क्या था, अर्ज किया है, यहां का वहां जब अफेक्ट होता है, वहां का जब यहां अफेक्ट होता है, तब उसे कहते हैं एसेट या लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, यहां के आदमी का वहां, वहां के आदमी का यहां, एसेट या लाइबिलिटी जब अफेक्ट हो रहा है, तब हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फेमा के अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लिखो मत अभी, ये एक जनरल डिस्कशन हो रहा है, अभी तो अंदर बहुत कुछ है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इतना छोटा सा चीज नहीं है, एक आइडिया दे रहा हूं तुम्हारे मन में कि फेमा पिक्चर में कब आता है। और सुनो, और सुनो, फॉरेनर ने इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, ओ, तो ये भी एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, हाँ या ना? एक फॉरेनर ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैसे सर? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, हिज एसेट्स इन इंडिया इज अफेक्टेड, चेंज हुआ ना, उसका एसेट्स क्या हुआ, इंडिया में बढ़ गया, शेयर्स इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। नाउ इंडियन कंपनी वांट्स टू गिव डिविडेंड टू दैट फॉरेनर शेयर होल्डर, अलाउड है, फेमा पिक्चर में आएगा, क्योंकि यहां के आदमी को बाहर क्या जा रहा है, फॉरेक्स डिविडेंड। पर ये जो डिविडेंड है ना, दिस इज इन इंग्लिश कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? एनीथिंग अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर ये तो वैसा लग रहा है, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कभी सुना है लाइफ में? तो पहले मैंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का एक रूपरेखा थोड़ा सा टच किया। मैं ट्रेडिशनल स्टाइल में फेमा नहीं पढ़ा रहा हूं कि वो लाइंस अंडरलाइन करके आपको नींदी दिला दो सुबह सुबह। पहले एक जनरल चाय पे चर्चा, बिना चाय पिलाया नहीं, पर चाय पर चर्चा, एक डिस्कशन हो रही है कि व्हाट इज फेमा। अगर कोई पूछे, जब मैं वहां का आदमी यहां, उसका कोई एसेट लायबिलिटी अफेक्ट होता है, यहां वाले का जब वहां अफेक्ट होता है, दैट इज कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, डिविडेंड भेजना इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बिकॉज एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट अ कैपिटल इज ऑटोमेटिकली अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर और एग्जांपल दीजिए ना। मेरे को सपोज बाइडेन नाम सुना है, ओबामा नाम सुना है, यूएस वाला एक आदमी है, वो प्रेसिडेंट नहीं, ओबामा और बाइडेन मेरे को इंडिया में लोन दे रहे हैं, मैं यहां का आदमी हूं, मेरा एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया बाहर, कैसा ट्रांजैक्शन है ये? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैं अब उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भेजूंगा, क्या कैपिटल है? तो ये क्या माना जाएगा? करंट। अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लोन अलाउड है, डिविडेंड अलाउड है, ये करंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो अगर मेरे को कोई पूछे इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड इनकम अलाउड है। अक्षत नाम था ना परसों, अक्षत रहता इंडिया में, इसका इंडिया के बाहर 12 बच्चे और इंडिया के बाहर भी एक पत्नी, मतलब इंडिया के बाहर ही इसकी पत्नी है, वो फॉरेनर है, ओके, उसका नाम क्या है? सपोज ल्यूसी। ल्यूसी इंडिया के बाहर रहती है और ये अपने इंडिया के बाहर वाले बच्चों को लिविंग एक्सपेंसेस भेजना चाह रहा है, मतलब खाने पीने का खर्चा, एजुकेशन एक्सपेंसेस, इसके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, ओके, मेडिकल एक्सपेंसेस, बच्चों को खांसी होता रहता है, दिन भर बीमार रहते हैं, थोड़े से पोचे हुए हैं, तो ये मेडिकल, एजुकेशन, लिविंग एक्सपेंसेस भेज रहा है इंडिया से अपने बाहर वाली पत्नी को और बाहर वाले बच्चों को। करंट है या कैपिटल? करंट, क्योंकि एसेट लायबिलिटी तो का इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कोई जो विच इज नॉट अ कैपिटल इज अ करंट। तो आपको पता भी नहीं चला, बातों बातों में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें बुक में पहले अंडरलाइनिंग का काम नहीं करना चाह रहा हूं, उससे आदमी डर जाता, भयभीत होकर पढ़ाई छोड़ देता है। तो पहले 2 शब्द आज बार बार क्लास में आएंगे, वन इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अनदर इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 2 शब्द बार बार क्लास में आएंगे। इज इट अंडरस्टैंडेबल एवरीवन? सो व्हाट इज करंट, व्हाट इज कैपिटल, हम लोग देखने लगेंगे। रुक जाइए, डीकेजी कौन है? अब बोलोगे अपने डीकेजी, नहीं नहीं नहीं, डीकेजी को एक शब्द से मैं संबोधित करूंगा, अभी उस पर पीएचडी कराऊंगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है वो क्या हो जाएंगे? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो कई बार बोलते हैं पीआरआई, मतलब
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कई बार बोलते हैं PROI, सर रोई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एक बात बताओ, तुम लोग इनकम टैक्स में पढ़ा है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस? अरे हाँ या ना, एक चैप्टर पढ़ा है ना, उसको भूल जाओ, क्योंकि इनकम टैक्स की डेफिनेशंस अलग है, यहां के डेफिनेशंस थोड़े से अलग है। सही डेफिनेशन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्यों पढ़ना पड़ता है, कोई बता सकता है? क्योंकि हम लोग का पूरा जो एग्जाम्पल सारे में थे कि डीके जी वहां ले रहे हैं, अलेक्जेंडर यहां ले रहा है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा डीके जी PRI हैं या PROI हैं। सर डीके जी PRI होंगे, जरूरी नहीं है। अरे होंगे सर, इंडिया के सिटीजन है तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होंगे। आवाज नीचे। सिटीजनशिप अलग होता है, ये इनकम टैक्स में भी सुना होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। कई बार इंडिया का सिटीजन भी माना जाता है PRI, कई बार फॉरेन सिटीजन भी माना जाता है PRI, फॉरेन सिटीजन होने के बावजूद आपका स्टेटस PRI हो सकता है। तो आइए, पहले मैंने 3 शब्द बोला, यहां लिख भी देता हूं, 3 वर्ड्स जिसके अराउंड पूरे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, यहां पे लिख देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इस चैप्टर का मेन जान क्या है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, नेक्स्ट क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये 3 चीज पर ही पूरा पेपर रिवॉल्व करता है, और भी कुछ आएगा, पर ये 3 चीज हमारा मेन इस सिलेबस का जान है। दीज 3 डेफिनेशंस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जो आज हम इन 3 चीजों पर फोकस करने वाले हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एंड देन देयर कम्स अनदर वर्ड दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 8 मार्क्स एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से, 6 से 8 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, 6 to 8 मार्क्स एक्सपेक्टेड। भर भर कर क्वेश्चंस आता है यहां से, सो यू हैव टू डू इट वेरी वेरी प्रॉपरली। शुरू करें तो बैकग्राउंड मैंने बता दिया, फेमा का क्या था, फेरा पहले आया, फेमा इज अ फ्लेक्सिबल एक्ट, और फेमा में एक अच्छी गुड न्यूज है, अगर तुम कोई कभी फेमा नाम के एक्ट का उल्लंघन करता है तो मतलब जेल नहीं हो रहा है, इट्स एन इकोनॉमिक ऑफेंस। मतलब कई एक्ट का उल्लंघन करने से जेल वेल कर देते हैं, यहां जेल वेल इतना इजीली नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड एक चीज और बता दूं, जब फेमा पिक्चर में आता है ना, आप आने वाले दिनों में पढ़ोगे मेरे से इसी बुक के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हायर लेवल्स पे आप पढ़ोगे। मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड सुना है? ब्लैक मनी इकोनॉमिक सिस्टम में व्हाइट मनी के रूप में आप घुसाना चाहते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। तो रियल लाइफ में आप देखोगे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को कई बार फेमा के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नोटिसेस और जाते रहते हैं। अमिताभ बच्चन को नोटिस आया हुआ है, ऐश्वर्या राय को नोटिस आया हुआ है कि आपके फॉरेन में प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग ये कुछ डाइवर्ट किए हैं, फिर उनके लॉयर्स जवाब और ये सब रेडी करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी रोबस्ट एक्ट जो किसी को नहीं छोड़ता है। तो आइए एक एक करके, पहले तीनों चीज हो गया, यानी एग्जाम में क्वेश्चंस इस जोन से आने वाले हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अभी मैं ये चार्ट, जैसे कई डेफिनेशंस है इस चैप्टर के अंदर, दिख रहा है आपको ऐसा कुछ, और फिर इस चैप्टर में 2 वर्ड्स आएंगे। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर 3 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर भी शेड्यूल्स हैं। तो एक लाइन लिखोगे यहां पर, स्मॉल क्वेश्चंस, स्मॉल केस स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम द शेड्यूल, ताकि पेपर पैटर्न थोड़ा समझ सको। अभी समझाऊंगा, डरो मत। दोनों ही शेड्यूल से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्मॉल केस स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम द शेड्यूल इज आस्क्ड। लिमिट्स बेस्ड क्वेश्चंस है, इतने रुपए के ऊपर ये प्रॉब्लम है, ऐसे ये प्रॉब्लम है। सो स्मॉल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस
फ्रॉम द शेड्यूल इज आस्क्ड, कई बार छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हटा दो। ये रीडिंग कैटेगरी का ये एक्ट क्यों आया? बिकॉज आपको मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन का जमाना था, इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा था, तो इसलिए हम चाहते थे मैनेज करे फॉरेन एक्सचेंज को, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन होने दे, फ्री ट्रेड होने दे अक्रॉस द ग्लोब। पहले तो क्या था, सिर्फ बचाना हर चीज को। अब बोलते नहीं, बच्चों को घर से निकलने दो, जमाना देखने दो, पढ़ने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई भेजो बच्चों को। पुराने जमाने में लोग गर्ल्स को नहीं भेजना चाहते थे, नहीं कंट्रोल में रखो बिगड़ जाएगी। अब नहीं, इन लोग समझदार हैं, लेट देम हैव एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, लेट अस मैनेज देम। तो ये वैसे उसी कॉन्टेक्स्ट में, फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो ये सब ज्ञान दिया हुआ है। रीडिंग का मतलब क्या होता है बताओ? एक बार पढ़ना है, याद करने से एग्जाम में वैसे नहीं पूछेंगे। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, फ्री ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब के जमाने में इस टाइप के एक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, और ये एक्ट हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स का। ये एक्ट हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, ये एक्ट हमें हेल्प करता है। एंड यू नो कौन एक्सरसाइज करता है ओवरऑल कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सबने सुना होगा, आरबीआई का यहां बहुत मतलब पावर चलता है, बट फेमा एक्चुअली में कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपने न्यूज चैनल में प्राय सुना होगा, ऑपोजिशन वाले हमेशा आरोप लगाते थे बीजेपी पर, इन लोग ईडी का पावर लगा रहा है, ईडी आज उसके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कभी चिदम्बरम के घर चला गया, कभी मनीष सिसोदिया जी के घर चला गया, ऐसे सुनते थे। भाई मैं तो सब पार्टी अच्छे हैं, मैं सिर्फ न्यूज चैनल की बात बोल रहा हूं। आज ईडी इधर चला गया, राहुल गांधी जी के, आज ईडी यहां चला गया। तो ईडी डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन का ध्यान रखेगा कि ये एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस, ये एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फेमा, जिसको तुम लोग ईडी भी बोलते हो, और प्रॉपर नाम क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। कि फेमा में एक डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट नाम के बॉडी है, उनके पास ये पावर दिया गया है। फेमा में द बॉडीज नेम इज डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो बताओ मेरे को, बैकग्राउंड पहले रेडी हुआ, लोग पहले डर रहे थे फेमा में क्या होता है। एक एग्जांपल और सुनो, आपने नाम सुना है सिंगापुर एयरलाइंस? इंडिया में एयरलाइंस का बिजनेस करना चाहती थी, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में क्या था, कुछ रेगुलेशंस थे कि वो डायरेक्टली खुद नहीं खोल सकती यहां पर अपना काम, उनको कोई के साथ ज्वाइंट वेंचर में करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर करके विस्तारा एयरलाइंस, सुना है नाम कभी? अच्छा खाना मिलता है वहां पर, इंडिगो वाले तो सिर्फ बेचते हैं और उन लोग क्या परोसते हैं विस्तारा में। तो आई यूजुअली वांट विस्तारा का टिकट हो जाए, पर कई बार फिर दिल पर वो रखना पड़ता है कि रेट्स बहुत हाई है, वहां पे 9,000 में, इंडिगो में 5,000 में मिल रहा है, तो 4 घंटा भूखा रहा हुआ सही है। तो व्हाट आई वांट टू से, ईडी का वर्ड मिला, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इनके पास जिम्मेदारी दी गई है हर चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। बैकग्राउंड रेडी हुआ, पहले चेक कर लो सब अपने अपने किताबों में। तो विस्तारा एयरलाइंस का भारत में आना, कि उनको सिंगापुर एयरलाइंस एंड और एक नाम क्या था, टाटा का जो टाई अप हुआ है, ज्वाइंट वेंचर हुआ, वो क्यों हुआ? फेमा के नियम कानून को ध्यान में रखते हुए। तो इसने कोई अगर बोल देना थियोरिटिकल चैप्टर है, इनफैक्ट कंपनी लॉ से भी ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है। कंपनी लॉ भी प्रैक्टिकल है, पर उससे भी बहुत आपको डेली लाइफ में दिखने को मिल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर ये स्टारबक्स सुने हो ना, कॉफी, मतलब डोंट टेक अदरवाइज, अगर कोई के रिलेटिव का फ्रेंचाइजी बहुत फालतू है, टेस्ट कुछ नहीं है और दाम एग्जॉर्बिटेंट है। तो इंडिया में भी जो स्टारबक्स कॉफी का एंट्री हुआ है, वो टाटा ग्रुप के साथ जेवी करके हुआ है। तो ये सब क्या होता है, फेमा में कुछ नियम कानून होते हैं कि आप ऐसे नहीं आ सकते, आपको कोई इंडियन पार्टी के साथ जेवी करना होगा। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आज मैं फ्रंटियर ले डाउन किया हूं आपके सामने। कई लिखो एग्जांपल्स ऑफ, या लिखो एग्जांपल्स ऑफ विस्तारा, स्टारबक्स गिवन, और किसका केस अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट में केस हुआ वेफेमा में? अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सब कोई फंसे हुए। शाहरुख खान के खिलाफ भी कई बार नोटिस गए हुए। बहुत इन्वेस्टमेंट है शाहरुख खान का, हर जगह शाहरुख खान सबसे पैसा वाला है।
हाँ सर पिक्चर हिट हो गया था ना, नहीं नहीं नहीं, पिक्चर तो सबका हिट हुआ था, इसका लक अच्छा था, जहां जहां पैसा लगाता था उसका वैल्यू बढ़ते जाता था। जिस घर में अभी वो रहता है वो बहुत कम दाम में खरीदा हुआ था, आज वो हेरिटेज प्रॉपर्टी टाइप का हो गया, मतलब बहुत पुराना कोई का बंगलो था जिसको खरीद लिया और डेवलप कर लिया, तो उसका मतलब जहां भी हाथ देता था उसमें एकदम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता था वैल्यू। तो अमिताभ, ऐश्वर्या, एसआर के, इनके खिलाफ भी फेमा का वो होता रहता है। ये कई क्रिकेट प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर, उनको भी कई बार क्वेश्चनिंग किया गया। अब इतना कमाते हैं, इतना इंडिया के बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो करते ही ना लोग, लंदन में, यूएस में, दुबई में, सब जगह घर रह के लेकर रखते हैं। मोस्ट फिल्म स्टार्स, इनके सब बड़े वाले फिल्म स्टार्स, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, इनके सबके बाहर में इन्वेस्टमेंट्स है, ताकि इंडिया में तो बेचारे घूम नहीं सकते हैं सड़कों पर, ये लोग छुट्टियों में लंदन चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, अपने घरों में रहते हैं आराम से, वहां कोई पूछता ही नहीं है ना। और हमारे और तुम्हारे जैसे इंडियंस हो जाए तो सर ऑटोग्राफ, वरना वहां तो कोई नहीं पूछेगा उनको। तो बैकग्राउंड पहले रेडी हुआ, चलो वेरी गुड। और जैसा मैंने आपको बताया, फेमा में रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, कई आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं, तो ये सब मिलकर फेमा पढ़ा जाता है। फेमा सिर्फ एक्ट से नहीं पढ़ सकते, जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ने के समय आपको याद है देयर आर रूल्स, वैसे ही फेमा पढ़ने के समय भी ये सब स्ट्रक्चर पिक्चर में आता है। बैकग्राउंड रेडी हुआ, पहले फेमा प्रैक्टिकली समझ पाए। अब यहां बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। पहले प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं, जनरल ज्ञान लिखो, ये आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स, कि आखिर फेमा जो चैप्टर है इसका प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल क्या करता है, अगर आप रेगुलर लॉ की क्लासेस करते हैं, प्रीएम्बल से क्या पता चलता है। कोई जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रीएम्बल था। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, क्योंकि पहले भी कई फॉरेन एक्सचेंज लॉज थे, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है। तो इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, दिस एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंजेस को कंसोलिडेट करना चाहता था, जिससे क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, एज यू कैन सी दे हेल्प इन एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को हम डेवलप करना चाहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, फॉरेन ट्रेड डेवलप हो, एंड हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी डेवलप हो। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो यानी कि हमारा फॉरेक्स का जो मार्केट है वो ठीक से डेवलप होता रहे, हमारा एक्सटर्नल ट्रेड डेवलप होता रहे। ये होल ऑफ इंडिया को अप्लाई करता है, जैसा कि हम लोग एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन में देख रहे हैं। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। It also apply to all branches, offices and agencies outside India. Oh, इंडिया के बाहर कोई ब्रांच है, पर जो कंट्रोल कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जो कंट्रोल कर रहा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो चाहे फॉरेन ब्रांच है, पर कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया का आदमी कंट्रोल कर रहा है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो फेमा एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर फॉरेन ब्रांच इंडिया के बाहर कुछ उल्लंघन करती है और वो हंसती है, हमको मत भेजिए आरबीआई जी नोटिस फोटिस, हम इंडिया के बाहर किए हैं, बोला आप किए इंडिया के बाहर हैं, पर आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, फालतू बात मत करिए, हम बाहर है, आपको कंट्रोल कर रहा है यहां से कोई शख्स। तो एनी कॉन्ट्रावेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इन इंग्लिश, उल्लंघन हिंदी में, नॉन कंप्लायंस। अगर आप कोई कानून का पालन नहीं करते हैं और वहां फॉरेन ब्रांच भी अगर कुछ कमिट करता है रॉन्ग चीज, तो आपको एक्ट अप्लाई करेगा। बिकॉज वर्ड क्या है, एनी ब्रांच ऑफिस, ये वर्ड्स दिख रहे हैं, विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर कोई पूछे अभी तक मैंने क्या करवाया, कोई अगर लेट आया हो वीडियो रूम में, मैंने बताया फेमा कैसे आया, ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा का, लर्न कर लीजिएगा लाइन। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए आपको कि किस तरह आप विस्तारा एयरलाइंस का केस देख लीजिए, या जितना ये देख लीजिए, या सुनो से और अच्छा एग्जांपल देते हैं। संडे को अभी सेल चल रहा है हर जगह, क्वेस्ट मॉल गए होंगे, शॉपर स्टॉप गए होंगे, साउथ सिटी मॉल गए होंगे घूमने के लिए, ऐसे ही तो आप देखे होंगे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना ग्राउंड फ्लोर में, ह्यूगो बॉस, अरमानी एम्पोरियम, ये सब इंडिया में कैसे आने लगे, ये फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आने कैसे लगे, फेमा का पालन करने के बाद आए हैं।
वरना पहले क्या होता था, कोई चाचा जी ताऊ जी जाते थे ना लंदन या अमेरिका, मेरा इस कंपनी का टी शर्ट ला देना, मेरा ये नाइकी का जूता ला देना, एडिडास का जूता ला देना। तो ये फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में इतना ग्रो कैसे करने लगे? क्योंकि हमारे फेमा में पहले ये सब रिटेल वाले लोगों को यहाँ इंडिया में यूनिट सेट करना अलाउड नहीं था। अब वो ज्वाइंट वेंचर करके इंडिया में धंधा कर सकते हैं। तो ये सब फेमा के कारण आज आपको मॉल में इतना सारा ब्रांड्स दिखाई देता है। अंडरस्टूड? तो ये पता चल गया कि फेमा जो एक्ट है, एक लाइन अगर मैं बोलूं, डोंट यू फील फेमा इंडिया के बाहर भी अप्लाई करता है? हाँ, पहले तो लिखा है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इन एडिशन इट ऑल्सो अप्लाइज टू ब्रांचेस ऑफिसेज आउटसाइड इंडिया, मार्क्स नहीं मिलेगा, विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर मैं एक लाइन बोलूं तो क्या मैं पाप कर दिया? फेमा हैज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। समझ में आया मतलब? फेमा का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है क्योंकि इट अप्लाइज टू ब्रांचेस एंड ऑफिसेज। मेरे साथ साथ याद करो ये चैप्टर, आउटसाइड इंडिया, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। देखो बीच में ना वो बोरिंग चैप्टर्स चल रहे थे तो मैंने बोला था घर से कर लो, पर कर रहे हो ना उसे बोरिंग को भी, उसके लिए नहीं आने से भी चलेगा, बट करना पड़ेगा। वो भी 40 मार्क्स वाले, अब कुछ पोर्शंस बोरिंग होते हैं आपके सिलेबस में। बट अब ये जो अच्छे चैप्टर्स फिर से शुरू हो गए तो यू हैव टू कम हियर व्हेन आई कॉल यू। कभी कभी घर से कर लेना, मैं खुद ही बोलूंगा घर से कर लो, कोई फर्क नहीं है। तो फेमा हैज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। स्टेटमेंट का मतलब समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधा, पता है बहुत डेफिनेशंस दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं बहुत सारे डेफिनेशंस। बोलो बच्चा लोग। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट लिखो, सारा करेंगे हम लोग धीरे धीरे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट लिखो, मिला दोनों? पर्सन इंपॉर्टेंट लिखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बोलो बच्चों। एंड एक और शब्द है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो मैं सुबह से कई बार बोल रहा हूं। तो मैं ना सबसे पहले क्या शुरू करवाना चाहूंगा आपको, PRI। ये देखो इधर पे देखो, वापस देखो, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पर्सन। तो एक पर्सन का डेफिनेशन देख लो। तो पर्सन में कौन कौन आ रहे हैं? इंडिविजुअल, समझाने की दरकार नहीं, मैं और तुम। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बड़े हो गए इतना तो जानते होंगे कि ज्वाइंट फैमिली है जहां जनरेशन बाय जनरेशन जो भी आपके वो होते हैं ना, जो बर्थ लेता है वो मेंबर बनते जाता है, HUF का मेंबर्स भरते जाते हैं। फिर आपके बेटे की शादी होती है, उसकी जो वाइफ आती है, आपकी मतलब बहू, कुल वधू, वो भी मेंबर बन जाती है HUF की। फिर बच्चा होता है, पोता पोती, वो भी क्या बन जाते हैं? आजकल बेटियां भी HUF की मेंबर है। कंपनी, फर्म, दिख रहा है ज्ञान? एनी AOP, सुना है टैक्स में सब वर्ड्स? एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, टैक्स टीचर्स पढ़ाए होंगे ये सब वर्ड्स। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे ऊपर वाले में नहीं है, पर मतलब बेसिकली पर्सन में सिर्फ नेचुरल पर्सन कवर्ड नहीं है, नेचुरल पर्सन भी कवर्ड है, आर्टिफिशियल पर्सन भी कवर्ड है। ये जो वर्ड पर्सन है इसमें नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन दोनों कवर्ड है। आर यू गेटिंग दिस? ओके। एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच, वापस आया वर्ड, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना ये वर्ड। यानी जो यूनिट्स होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। ये सब वर्ड्स देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला लाइव फेस टू फेस करिए। और अगर आप घर से भी कर रहे हैं ना, प्लीज एक व्हाट्सएप करने की आदत डाल लो, रिजल्ट अच्छा होगा। सर टुडे आई एम वॉचिंग फेमा, आई एम फ्रॉम 2030 बैच, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2029 बैच, जब भी आप पढ़ रहे हो। 9830259002। अब शुरू करते हैं क्लास। हम पहले पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पढ़ाएगा, इसको पढ़ाने में भी आधा घंटा लगेगा, 8 लाइन पढ़ाने में। तो पहले काम करो, एक चीज देखो, ये रोमन क्या है भाई, जल्दी से देखो। तो ये रोमन 1 है, सबको रोमन 1 पढ़ना जानता है। तो उसके बाद अलग इंक से करना रोमन 2, अलग इंक से करना रोमन 3, अलग इंक से करना रोमन 4। पहले बताओ यहां तक रेडी हुआ? अब देखो एक चीज, हम आपको पहले स्ट्रक्चरल लेआउट समझा रहा है। रोमन 1 के अंदर आ रहा है कैपिटल A एंड कैपिटल B। मेरी बात बोलो हाँ या ना? तो मतलब रोमन 1 मेन हेडिंग है,
उसके अंदर ए और बी आ रहा है, पर 2 3 4 अलग है। हिंदी समझ में आता है ना आपको? अब हम 2 मिनट चाहता है कि आप लोग अगर रीड करें 8 लाइंस को, सो दैट यू इंटरप्रेट व्हेन आई एक्सप्लेन, आप मेरे साथ साथ समझ सके। से अंडरलाइन करने थोड़ी आए हो, एक बार रीड करके खुद भी एनालाइज करो। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज पढ़िए एक बार। ये याद रखना, ए और बी का मेन भगवान रोमन 1 है, यानी रोमन 1 आपको ए में भी चेक करना है, ए आपको रोमन 1 ए में भी चेक करना है, रोमन 1 बी में भी चेक करना है, यानी मेन अम्ब्रेला है रोमन 1। कुछ हिंट्स दिया आपको, पढ़ना शुरू करिए, समझाऊंगा जल्दी। अगर आवाज धीरे हो जाए लाइव ऑनलाइन में तो मुझे बताइएगा। चलिए, सबसे पहले पढ़ लिया लाइन, ठीक है, रुकिए, इस केस में आइए, बोर्ड देखो, एक बोर्ड देखो, सब कोई बोर्ड देखो, नथिंग डूइंग। ये सेकंड केस दिखा रहा हूं आपको मैं, इसको भी टिक करता हूं ग्रीन इंक से। एक कोई आदमी है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 182 डेज रहा है। कितना डेज रहा है? तो 24-25 में इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगी? अभी आपने इंग्लिश पढ़ा है, बता दीजिए। अभी इंग्लिश पढ़ा है रोमन 1, समझ में आ रहा है? नहीं होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं माना जाएगा सर? हम कल ही इनकम टैक्स रिवाइज किया है, वहां रेसिडेंशियल स्टेटस ग्रेटर देन इक्वल टू 182 में लग जाता है, बट फेमा के अंदर ग्रेटर देन 182, तो बहुत गंदा है क्वेश्चन ये। आपका सोचो, इनकम टैक्स में जो लोग अच्छे हैं या फेल हो सकते हैं फेमा में, क्योंकि ऊपर वाला वन देखो जो ऑरेंज से टिक कर रहा हूं, ये 183 है, यहां पे ये रेसिडेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है पिछला फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ग्रेटर देन 183 डेज रहे हो, 183 और मोर, यानी वो एक्चुअली मेन झमेला क्या हो रहा है पता है? 182 जुबा पे लाने से, तो हम उसको बोल रहे हैं, लिख लो अगर पिछले साल आप ग्रेटर देन इक्वल टू 183, मोर देन 182 कंफ्यूज कर रहा है आपके जीवन को। अगर पिछले साल, जैसे बुक में लिखा है मोर देन 182, पर मैं बोल रहा हूं अगर आप ये याद कर ले, पिछले साल ग्रेटर देन इक्वल टू 180,
3, तो आप क्या माने जाएंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस माना जाएगा आपका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब रुको, मजेदार। पिछले साल एक आदमी, देखो बोर्ड देखो, 80 डेज रहा, फिर बाहर चला गया, फिर 85 डेज रहा, फिर बाहर चला गया। अरे व्हाट द हेल इज दिस? फिर 85 डेज रहा, फिर बाहर चला गया। इस साल उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? माना जाएगा कि वो रेसिडेंट है। नहीं सर, कंटिन्यूअस मोर देन 182 रहना पड़ेगा ना। कहां लिखा था मोर देन 182 कंटिन्यूअस? तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो तीनों क्वेश्चंस एकदम क्लियर हुए। अब जाते हैं ऊपर। अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन 182 डेज, तो मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 183, फॉर टू अवॉइड ऑल कंफ्यूजन्स। वो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इस साल माने जाते हैं ऐसा, हाँ या ना? अब रुको बच्चा लोग, देखो इधर आओ। पिछले फाइनेंशियल ईयर है आपके बुक्स में भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इस टाइप के। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये बच्चा रह लिया मोर देन 182 डेज, हाँ या ना बताओ? ओके, एंड यहां आफ्टर फ्यू मंथ्स, मतलब इस करंट ईयर में आफ्टर फ्यू मंथ्स इन करंट ईयर ही इज शिफ्टिंग टू यूएसए। आप मेरी बात समझ रहे हो? 4 महीना बाद, 5 महीना बाद, करंट ईयर में, पिछले साल क्या था वो? रह लिया था। करंट ईयर में ये कोई एम्प्लॉयमेंट मिल गया इसको, ओके। करंट ईयर में इसको कोई बिजनेस वहां मिल गया, 2-3 साल का कोई प्रोजेक्ट, वोकेशन, ये वेकेशन नहीं है, समर वेकेशन नहीं है, वोकेशन भी बिजनेस एक्टिविटी होता है। या कोई ऐसा चीज दिखा रहा है कि वो अब अनसर्टेन पीरियड के लिए एग्जाम में लिख देगा कि वो बाहर जा रहा है, कब आएगा पता नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है, जबकि वो पिछले साल कितना रहा हुआ है? आज का पहला क्लॉज क्या था? रोमन 1। अगर पिछले साल आप मोर देन 182 डेज रहते हैं तो आप माने जाएंगे रेसिडेंट इन इंडिया, हाँ या ना? पर पिछले साल, मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में आ गया वो मोर देन 182 डेज रहा है, बट इस साल 4 महीने बाद वो जा रहा है इंडिया के बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लॉ तब कैपिटल ए में क्या बोला, यही समझ में आ रहा है आपको? चाहे आप मोर देन 182 डेज रहे हो, पर अगर आप ये कामों के लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाते हो, बिजनेस या वोकेशन के लिए जाते हो, अनसर्टेन पीरियड के लिए जाते हो, तो आप PROI माने जाओगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इवन इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 183 डेज इन प्रीवियस ईयर। आप मेरी बात समझ में आया? यानी इसीलिए बोला रोमन 1 पहले एक बेसिक क्लॉज है, पर कैपिटल ए एक्सेप्शन निकला। कैपिटल ए क्या बोला? चाहे आप रह लिए हो, पर अगर आप ये सब कामों के लिए जा रहे हो, तो फिर आप जिस दिन से डिपार्चर होगा ना, इधर देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन से आपका डिपार्चर होगा, मतलब आप जा रहे हैं इंडिया के बाहर, आप PROI हैं, मतलब फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए आप PRI माने जाएंगे जब तक इंडिया से गए नहीं थे। यानी सर एक ही साल में 2-2 रेसिडेंशियल स्टेटस? यस होगा। इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस साल भर का एक ही होता है, फेमा में एवरी पॉइंट का रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। तो फर्स्ट 4 मंथ्स आप PRI माने जाएंगे, बट जब से आप चले गए आप PROI माने जाएंगे। नहीं सर कैसे मान लेंगे आप? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 183 था हम पिछले साल। आवाज नीचे, क्या बोले? चाहे आप रह लिए हो, पर अगर आप इन 3 कर पर्पस के लिए जा रहे हो। सर अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, बड़ा बीमारी है, वो एक्सक्लूड नहीं होगा। नहीं सर अनसर्टेन है ना, क्या पता है ऑपरेशन के बाद लौटे ना लौटे, सिंगापुर से ऑपरेशन के बाद। चुप, सर्टेन पॉजिटिव सोचो। मेडिकल ट्रीटमेंट को एक्सक्लूड नहीं किया गया। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज कोई ग्रीन कार्ड ले लिया यूएस में, लिली से शादी करके, अब लग रहा नहीं आएगा, तब हम लोग उसको एक्सक्लूड कर देंगे 4 महीने बाद से, जब से वो गया है। तो 2 स्टेटस आ गया, इसका आंसर दिख रहा है। एंड मेन चैलेंजिंग एस्पेक्ट पता है क्या है आपको यहां समझने में? आपने लकीर के फकीर बन गए थे,
पिछले साल ग्रेटर देन इक्वल टू 183 डेज, क्या बोलोगे? जोर से बोलो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर फिर हम बड़े हो गए। ठीक है, सबसे पहले वो ही देखेंगे, बेसिक क्लॉज। बेसिक क्लॉज ही पहले चेक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले हम बेसिक क्लॉज चेक करेंगे, बट बेसिक क्लॉज चेक करने के बाद हम देखेंगे इंटेंशन एंड पर्पस। अगर इंडिया के बाहर गया है तो इन कामों के लिए अगर गया है, ओके, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? वेबू। सर देबू सुने थे, लेबू सुने थे, बंगाली में लेबू मतलब नींबू होता है। वेबू क्या है? वोकेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, अनसर्टन पीरियड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे सिचुएशन में पहला 4 मंथ पीआरआई है, उसके बाद पीआरओ आई है, चाहे पिछले साल 183 डेज रहा हो तो भी। मजेदार है ना, इजी भी लग रहा है एकदम, स्टेप बाय स्टेप गए। और सब नोट्स में देखो डायग्राम बना के लाएं, ताकि आपका ड्रॉ करने में, टेंशन में जीवन ना निकले, आपको पहले क्लैरिटी से समझ में आ जाए। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। सर आंसर कैसे लिखेगा हम लोग केस स्टडी में? अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये छापना था केस स्टडी के अंदर। अकॉर्डिंग टू फेमा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस, ये छापना इन द प्रेजेंट केस। देखो अच्छा पढ़ाया ना, देखो ये, वाह। Gone out of India or stays outside India for these purposes. अब वैसे ही कैपिटल बी में आ जाओ बच्चों। कैपिटल बी भी चैलेंजिंग है। अच्छा, कैपिटल बी का भी माई बाप कौन है बताओ? रोमन 1। रोमन 1 के 2 बच्चे हैं। रोमन या 4 रोमन है, रोमन 1 के कितने बच्चे हैं? ओके, रोमन 1 क्या बोल रहा है? अगर कोई फॉरेन सिटीजन ही है, सपोज इंडिया रहने आ गया है, ये सब कामों के लिए आ गया है, मतलब अब वो इंडिया रहने आए, लिखा है डज नॉट इंक्लूड, या हेडिंग क्या है बताओ? पहले तो डज नॉट इंक्लूड में समझ गए कि चाहे आप मोर देन 182 रहे हो, पर अगर इंडिया के बाहर जा रहे हो। वैसे ही उल्टा बोल रहा है, अगर कोई भारत में आए, सुनो, इन पर्पस को छोड़कर, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आया है, मेरी बात सुन रहे हो, एक फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, फॉरेन सिटीजन है, पिछले साल इंडिया में आता था बीच बीच में काम के लिए, तब 184 डेज हो गया था, फॉरेन सिटीजन है, पर अगर वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बिजनेस के लिए आया है, या अनसर्टेन पीरियड्स लग रहा है इंडिया में ही रहेगा, समझ में आ रहा है, तब उसको हम क्या मान लेंगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सर यहां डज नॉट इंक्लूड लिखा है, ठीक ही तो बताया है। अब देखो, अगर वो अदरवाइज देन दीज पर्पसेस आया है, यानी भारत में आए हो इन कामों को छोड़कर, वेबू वाले कामों को छोड़कर, सपोज तुम इंडिया आ रहे हो, फॉरेन सिटीजन है, बट तुम इंडिया में ऐसे ही घूमने आते हो, बहुत अच्छा लगता है इंडिया तुमको, हर साल आ जाते हो या 200 दिन रह जाते हो, एग्जाम्पल है, तुम रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाओगे। नहीं सर, आपका बोला हुआ है, रोमन 1 में लिखा हुआ है, अगर कोई मोर देन 182 डेज होता है हो जाता है रेसिडेंट, but it does not include a person who is coming and staying in India otherwise than for these purposes. उल्टा बोलो, उल्टा बोलो, if you are coming in India for employment, business, vocation or for uncertain period, then you are considered as resident in India. और बाकी केस में चाहे आपका 183 हो जाए, but otherwise than, ये वर्ड है ना, इसको अगर कोई नहीं किया घर में, मार्क ठीक से बैठा हुआ है चुपचाप, ऐसे पछताएगा। सर इस पे एग्जाम्पल दीजिए, अभी दे रहा हूं। उल्टा मतलब समझ गए, सारा अंडरलाइन मत करना। देखो डज नॉट इंक्लूड को मैंने हाईलाइट किया, यहां अदरवाइज दैन को हाईलाइट किया, तोड़ा अपने चीजों को। ये देखो, ये एक सिटीजन ऑफ यूके है। हाँ सर क्या हुआ? ये सिटीजन ऑफ यूके 183 डेज रहा है एंड हैज कम टू इंडिया, ये जो आया है फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या माना जाएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है क्योंकि उसका पर्पस भी अचीव हो रहा है, तो क्या माना जाएगा? अब रुको, इसी क्वेश्चन में एक वो दिखाते हैं आपको। सपोज सिटीजन ऑफ यूएस
in 23-24 170 days उसका हुआ है came for employment लिखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है 24-25 में उसका स्टेटस क्या होगा? 23-24 में वो आ गया इंडिया, 170 दिन रह लिया था। 24-25 में उसका स्टेटस क्या होगा बच्चों? नॉट रेसिडेंट, क्योंकि वो फर्स्ट क्लॉज नहीं सेटिस्फाई किया ना। अब अगले साल से 25-26 से रेसिडेंट हो जाएगा, तब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए रह लिया ना बहुत दिन। यानी फर्स्ट ईयर ऑफ अराइवल बेचारा का बस हम बोलना पड़ेगा उसको नॉन रेसिडेंट, क्योंकि उसका फर्स्ट बेसिक क्लॉज सेटिस्फाई नहीं हुआ था। फिर अगले सालों से हम उसे क्या मान लेंगे? नेक्स्ट ईयर से हम उसको क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। बट इस साल हम उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। लिख लो अच्छे से। फर्स्ट ईयर ऑफ अराइवल में क्योंकि उसका वो 170 डेज सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, जो फर्स्ट ईयर ऑफ अराइवल है उसका 170 डेज सेटिस्फाई नहीं हुआ, सॉरी 183। मैं 3 क्यों बोल रहा हूं? तुमको फ्री करने के लिए, क्योंकि भाई 182 बोलने से तुमको इक्वल टू का भी ट्रिगर हो जाता है भैया। वन मोर देन 182 इज द राइट आंसर एक्चुअली। तो 24-25 में ही इज नॉट अ रेसिडेंट, बट इन 25-26 ही इज अ रेसिडेंट। 24-25 में why he is not a resident? Because previous year में इसके more than 182 days नहीं हुए। और एक चीज आपने देखा था ना, आप आधे साल के लिए रेसिडेंट हो सकते हैं और जब आप चले जाएंगे तो नॉन रेसिडेंट। चेक कर लीजिए। तो क्लॉज लिख के प्रैक्टिस करना कॉपी में आज ही, ताकि तुम्हारा हाथ सेट हो, और एग्जाम्पल्स को भी ड्रॉ वापस करना एक बार कॉपी में घर जाकर, ताकि तुम्हारा हाथ सेट हो। इज इट ओके? अब आइए ये एग्जाम्पल देखिए, दिस इज गुड। लुक हियर एवरीवन। फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24, बोलो बच्चों, मिला? मोर देन 182 डेज, क्या है भैया? More than 182 days. He shifts to USA for employment, business and uncertain period. He shifts to US. Now what happens? ये एक शिफ्ट कब हुआ US? In 23-24 ये शिफ्ट हो गया था। ऐसे सुनो बच्चों, पिछले साल more than 182 days रहा, पर पिछले साल ही शिफ्ट हो गया, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा थ्रू आउट द ईयर। अब तू बोलेगा नहीं सर, आप बोले थे ना आधा आधा होता है, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्पल में वो करंट ईयर के बीच में गया था। इस वाले एग्जाम्पल में वो पिछले साल रह लिया 183 डेज, उसके बाद ही वो चला गया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप इंडिया में रह लिए थे मोर देन 182 डेज और पिछले साल ही चले गए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अब इस साल तो हो ही नहीं ऐसे भी, तो अब थ्रू आउट द ईयर ही पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। तुमको इस दो एग्जाम्पल में कंपैरिजन समझ में आ रहा है? इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, तुम करंट ईयर भी है, 4 महीने बाद गए और पिछले साल 183 डेज था, तो पहला 4 महीना में तुम्हारा स्टेटस पीआरआई का माना जाएगा। पर इस वाले एग्जाम्पल में व्हाट हैपेंड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल? इस एग्जाम्पल में तुम पिछले साल ही चला गया था एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो थ्रू आउट द ईयर तुम क्या माने जा रहे हो? लिखा है चीज, कंपेयर समझ में आया? पिछली बार क्या हुआ था, इधर देखो वापस, आखिरी बार पिछली बार तुम 182 डेज से ज्यादा रहा, शुरू के 4 महीना भी था, 4 महीने के बाद तुम गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो तुम 4 महीना पीआरआई है, क्योंकि पिछले साल तुम्हारा मोर देन 182 डेज था। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, पिछले साल तुम 183 डेज रहा, इसमें भी था, पर इस एग्जाम्पल में तुम पिछले साल ही चला गया इंडिया के बाहर, ठीक है ना? तब तो तुम इस साल शुरुआत से इंडिया में नहीं है, तुम तो लंदन में, यूएस में, तो तुम शुरू से क्या माने जाओगे इस बार? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी एक चीज समझो, मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तुमको समझ में आ रहा है? एक मिनट इधर देखो, मेरे को देखो। अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया, वर्ड रिसाइडिंग पर जोर किया है,
फॉर ग्रेटर देन 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसको मानते हैं हम। कौन इंक्लूडेड नहीं है? Even if you have stayed, easy language अगर बोलूं, even if you have stayed for 183 or more, but if you have gone out for Webu, then you are not a resident in India from the date of departure. और B क्या बोल रहा है? B बोल रहा है it does not include anyone who comes to stay in India otherwise than for these purpose. तो उल्टा मीनिंग अगर सोचो, if you are coming to India for Webu, अगर भारत में तुम एजुकेशन, बिजनेस और ये सब के लिए आ रहे हो, तब तो तुमको रेसिडेंट मान लेंगे, प्रोवाइडेड तुम्हारा स्टे वो ग्रेटर देन, वरना फर्स्ट ईयर ऑफ अराइवल में तुम नहीं होते हो और अगले साल से हो जाते हो। अब क्लियर है यहां तक? बोलो एकदम ध्यान से देखो। पता है इसमें मेन चीज क्या है? ये 183 डेज मेन क्लॉज है और उसके साथ ये 2 राइडर्स अटैच्ड है। तो एक बहुत फेमस केस है, ब्रिटिश एयरवेज की एक एयर होस्टेस थी। ब्रिटिश एयरवेज इंडिया में कई बार आता था, आएगा ही, प्लेन उड़ के आया है, फिर वापस पैसेंजर्स लेगा, फिर उड़ेगा। कई बार उसको पैसेंजर्स नहीं मिलते थे तो 2-3 दिन फ्लाइट कैंसिल होता था, तो लगातार आ रहा था, जा रहा था। और एयरवेज के अंदर एयर होस्टेस, ओके, वो भी आ रही थी, जा रही थी। बीच में कई रातों को इंडिया के होटलों में रुकना पड़ता था एयर होस्टेस को। तो इंडिया के होटलों में रुकते रुकते उसका हो गया 190 डेज इंडिया में। ओ, क्या वो रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी? से वापस बोलिए। एयर होस्टेस ब्रिटिश एयरवेज में काम करती है, फ्लाइट लैंड करता है, फ्लाइट इंडिया में रुकता है, एयर होस्टेस भी इंडिया में होटल में रुकती है। रुकते रुकते उसके 185 डेज हो गए, तो क्या वो मानी जाएगी? ऐसा क्वेश्चन आने से पहले क्या छापना आंसर में बताओ? पहले वापस ये भोला चेहरा नहीं, हम केस स्टडी का आंसर क्या देगा, रटा हुआ डेफिनेशन चेप दो और फिर समझाओ। एयर होस्टेस का कोई इंटेंशन था ही नहीं इंडिया में रिसाइड करने का, ये इंसिडेंटली क्या हुआ, रुकते रुकते मोर देन 183 हो गया। उसको इंडिया में थोड़ी बिजनेस करना था या एम्प्लॉयमेंट था, उसका तो ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश एयरलाइंस में बिजनेस था। तो इसलिए चाहे मोर देन 183 हो गया है, बट शी नेवर हैज कम टू स्टे इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और वोकेशन, शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। वेरी फेमस क्वेश्चन। एयर होस्टेस जो फॉरेन एयरलाइंस में काम कर रही है, उसका अगर 184 हो जाए तो क्रांति मत मचाना। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी आज आपको क्या पता चला? हम लोग डेज देखते प्लस इंटेंशन भी देखते। सिर्फ इंटेंशन देख लें, आ गए ऐसा इंडिया में अब हम, पर पिछले साल अगर तुम्हारा 183 या मोर नहीं हुआ है तो नहीं हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेज एंड इंटेंशन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बोलो यहां तक कूल एवरीवन? तो ये चल रहा था हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन। यहां लिखना एग्जाम्पल ऑफ एयर होस्टेस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद आ जाएगा आपको, बुक में है पीछे क्वेश्चन, बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एयर होस्टेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो एयर होस्टेस के एग्जाम्पल को हम वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं यहां पर। आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे, इसको कॉपी में बना लो, डेफिनेशन को पूरा एरो एरो बना के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आज ही लिख लोगे, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स्ड है। डीके जी बैटरी कहां है? ले आए थे ना, गंदा बैटरी है, नहीं कम हो चुका है। ओके कोई बात नहीं, बाद में देखते। नेक्स्ट देखते, पहले आपको एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पता है मैं जब स्टूडेंट था मेरे को एक स्ट्रक्चर याद था। देखो पर्सन रेसिडेंट इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है, देखो रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4। रोमन 1 के अंदर ए एंड बी, और रोमन 1 के ऊपर एक लाइन था, डज नॉट इंक्लूड ए एंड बी। ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है, याद आ रहा है आपको? ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं है कि आप रहने के बावजूद भी अगर आप वेबू के लिए चले जाते हैं तो आप नहीं है, या आप आए हैं और रह लिए पिछले साल पर आप अदर देन वेबू के लिए आए हो तो कैपिटल बी में आप भी एक्सक्लूडेड हो। पहले स्ट्रक्चर याद हो गया। व्हेन आई से द वर्ड पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो आपका स्ट्रक्चर पहले क्लियर हो गया। व्हाट इज कवर्ड इन द वर्ड पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जल्दी बताओ। 2, 3, 4 पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया। लैंग्वेज ध्यान से देखो। कोई इंडियन कंपनी क्या होगा बताओ?
इंडिया में बनी है। एलएलपी, इंडियन एलएलपी, क्या होगा बताओ? फेमा में है। यहां पे 182 डेज का स्टे नहीं देखा जा रहा है, बस आप इंडिया में हैं, अगर इंडिया के एचयूएफ है, इंडिया के बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, तो आप फेमा में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। एंड 3 और 4 देखो मजेदार है, ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, पर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो भी होगा ऑफ कोर्स, वो तो इन इंडिया होते ही हो जाता है। लोग फंसते हैं इस वाले में बच्चों। ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया कब कवर्ड होगा? आज पढ़ लिए थे शुरू में, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जब पढ़ रहे थे। ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, ये कब कवर्ड होगा बच्चों? ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो मजेदार बात एक देखो, एक यूएस का कंपनी क्या किया देखो, वो एक इंडियन कंपनी बनाया। एक्चुअली सपोज यूएस को है ना, सपोज चाइना में अपना एक ब्रांच खोलना था, मेरी बात सुनो, और चाइना वाला उस समय बोल दिया कि यूएस चाइना में ब्रांच नहीं खोल सकता है। तो यूएस का कंपनी क्या किया, इंडिया में कंपनी बनाया और मतलब एक ब्रांच सॉर्ट ऑफ बना लिया, और वो इंडियन ब्रांच जो है वो चाइना के ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है। अंडरस्टूड? पर मेन ये ट्रांजैक्शन कहां से स्ट्रक्चर्ड हुआ है? पर चाइना ब्रांच भी क्या बना जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्यों? तुमको लगे तो यूएस का है, बाहर का है, बाहर का बाहर कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? पर हमारा डेफिनेशन क्या है? ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको लगेगा वो तो है तो यूएस का ही ना, तो हमारा क्या है? पर कंट्रोलिंग एंड ओनिंग इन द बुक्स, अरे एज पर रिकॉर्ड्स क्या दिखाए जा रहे हैं कि उसके सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? तो ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, याद रखिएगा। तो चाइना वाला ब्रांच भी कवर्ड है, चाइना का ये ब्रांच भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। बोलो कूल टिल दिस स्टेज एवरीवन। मैं वापस वेट कर रहा हूं, कॉपी है क्या? फुल पेज में जाओ एक बार, कॉपी में स्ट्रक्चर में कुछ कुछ लिखो। एक माइक म्यूट करिएगा 2 मिनट। चलो कॉपी में राइटिंग वर्क कर लो, तुम जो भी डेफिनेशन समझा है। जल्दी लिखिए एक बार कॉपी में, जल्दी से, मतलब 2 मिनट में जो भी लिखना है आपको रेफरेंस एक बार कॉपी में भी मेंटेन हो जाए। स्ट्रक्चर दिखा दिया मैं, फास्ट फास्ट फास्ट, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं। 2 मिनट्स में जितना लिख सको लिखो, वरना बाद में लिखना। प्लीज लिखिए, जो लोग घर से भी कर रहे हैं प्लीज लिखिए, थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिख लेना। चाहे रहा हो मोर देन 182, पर अगर एक बार हाथ सेट हो जाएगा ना, इसलिए मैं 3 मिनट टाइम इन्वॉल्व करके आपको लिखवा रहा हूं। खुद समझ के थोड़ा नोट्स बना के लिखो, कॉपी नहीं करना है, मतलब आपके हिंदी रेफरेंसेस, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जो भाषा आता हो।
सिर्फ साल का वो नहीं देखना है। थोड़ा हिंदी एक्सप्रेशन भी लिखना कि हमें सिर्फ डेज नहीं देखना है, डेज एंड इंटेंशन दोनों चीज देखना पड़ता है, बिकॉज रोमन 1 का कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एक्सक्लूडेड कैटेगरी वाली चीजें, डज नॉट इंक्लूड। मैं टाइम दे रहा हूं, फिर से लिखना चीजों को, डेज एंड इंटेंशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक मिनट और दूंगा टाइम, इससे खुद को भी अच्छा लगेगा कि फाइनली तुम एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करके अपना माइंड में हमेशा के लिए कॉपी में भी सेट कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, बाकी चीजें बाद में होती रहेगी। लेट अस कैरी फॉरवर्ड दिस एक्सप्लेनेशन। और वो एयर होस्टेस वाला एग्जांपल भी कॉपी में लिख लो। एयर होस्टेस रहते रहते 183 रह ली, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने भी और लिखा है। अच्छा, मैंने जो हिंदी में समझाया ना, देखोगे बुक में वही सब वापस और एक्सप्लेन किया गया है, तो अभी मैं उसको वापस रीड नहीं कर रहा हूं। बहुत सिंपल कर दिया अब हम लोगों ने चीजों को, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक, दो, तीन, चार, चलिए ये 4 क्वेश्चंस करते हैं पहले। अब कम टू दिस एवरीवन, कहीं हैं आपके बुक में? देखो ऐसे 4 क्वेश्चंस। डू यू हैव इन योर बुक? है ऐसा कहीं, ऐसा 4 क्वेश्चंस दिख रहा है? तो नोट्स अगर कोई के पास नहीं भी था घर में, तो एक ही डेफिनेशन ब्रॉडली आज यूज हुआ और उसके 4 क्वेश्चंस। आइए। Mr. X had resided in India during the financial year 1920 for less than 182 days. अच्छा. He had come to India on April 1, 2020 for carrying on business. Oh, ये तो वैसा वाला हो गया ना, first year of arrival वाला. He intends to leave the business on 30th April 2021 and leave India on June 30th, 2021. Okay. Determine his residential status for 2021 and 21-22 up to the date of departure. तो यहां इन्होंने आंसर अच्छा नहीं लिखा है इंस्टीट्यूट वालों ने। पहले उनको पूरा प्रोविजन लिखना चाहिए था जैसे हम लोग सीखे, इन्होंने सीधा हिंट्स दे दिया। तो इसको मैं आंसर नहीं बोलूंगा, हिंट्स बोलूंगा, क्योंकि एग्जाम में तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो सिर्फ। तो पहले तो लिखा है, देखो यहां पर 2021, एक सेकेंड, from 1st April 2020 he will be considered as resident in India. रुकिए, हाँ इसी के बारे में एक बात बताना था। इंस्टीट्यूट 2 आंसर्स को लिखता है, पर वो जो आंसर मैंने आपको समझाया ना कि फर्स्ट ईयर ऑफ अराइवल में ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया, बताओ क्यों? क्योंकि वो 182, पर हाँ रिसेंट ईयर्स में इन्होंने सोल्यूशन में ये भी दिया, इस पे डिबेट चल रहा है अभी बहुत, हो सकता है आपके एग्जाम तक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो इधर इन्होंने क्या लिखा है देखो, इन लोग बोलते हैं फर्स्ट ईयर में भी मान लो क्योंकि उसका इंटेंशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट तुमको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। जब इंटेंशन एंड डेज दोनों दिया है तो मुझे दोनों का पालन करना पड़ेगा।
बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक्स क्या रेसिडेंट होगा या नहीं होगा? अब आगे देखो, इफ ही लीव्स इंडिया, लिखा हुआ ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस ऑन 30th April 21 एंड लीव इंडिया ऑन दिस, तो क्या चीज के लिए वो छोड़ रहा है? देखो, if he leaves India for the purpose of taking up employment, business or vocation or any other purpose for uncertain period, तब ऐसे सिचुएशन में वो कब से रुकेगा? He will cease to be, मतलब पहले तो रहता ही है कुछ उस पीरियड तक, from the date of his departure. ये मैंने आपको बताया था ना, पूरे साल भर का नहीं, ये सब लैंग्वेजेस आंसर में आना पड़ेगा. From the date of his departure. So even if Mr. X is a foreign citizen, he had not left India for any of these purposes. लैंग्वेज मिला? अगर वो इन पर्पसेस के लिए नहीं जाता है, तब वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया मान लिया जाएगा. अगर वो इन पर्पसेस के लिए नहीं जाता है, तब वो क्या मान लिया जाएगा? और फिर आगे लिखा है, इट इज द पर्पस ऑफ लिविंग इंडिया विच विल डिसाइड हिज स्टेटस. तो एक चीज हम बार बार सुबह से बोल रहा है, पर्पस इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट रोमन 1 के अंदर कितने बेटे थे? मतलब ए और बी, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, वैसे लिखा हुआ था ना लैंग्वेज. तो ये देखो, मिस्टर एक्स had resided in India for less than 182 days, मतलब आया होगा कहीं बाहर से. He had come to India on 1st April 2020, बीच में जा रहा है, आ रहा है, और 2020 से आ गया फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस. He leaves the business. अब देखो, अब तुमको क्या लगेगा पता है प्रॉब्लम क्या है? तुमको लगेगा 2021 में उसका स्टे मोर देन 182 है ना. 2021 में उसका स्टे क्या है? मोर देन 182 इन द ईयर 2021, क्योंकि वो अप्रैल 20 से आया हुआ है. बट 21-22 में ही इज लीविंग. पर अब ये जो लीव कर रहा है, वो क्या पर्पस के लिए कर रहा है? क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है, लिखा बस इंडिया का बिजनेस लीव कर रहा है, पर पर्पस नहीं दिया हुआ है ना पेपर के अंदर कि किस पर्पस के लिए लीव कर रहा है. तो हम क्वेश्चन भी वैसा दिए, क्योंकि इधर वाले में तुमको देख के क्या लगेगा पता है? हाँ, 21-22 में रेसिडेंट हो गया, पर वो 21-22 में इंडिया के बाहर जा रहा है, पर्पस नहीं पता है. अच्छा, अगर पर्पस पता हो जाता ना, तब तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर आप उसको क्या घोषित कर देते, और जितना पीरियड के लिए वो है इंडिया में, उतना मान लेंगे पर्सन रेसिडेंट इंडिया. तो इसीलिए लैंग्वेज मिला था फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर. कई लोग अंडरलाइन भी नहीं किए. बट आई एम नॉट हैप्पी विद द सोल्यूशन. तो डरो मत, जब असली एग्जाम होगा. एक्चुअली पहले सही लिखता था इंस्टीट्यूट. अरे मैं खुद पढ़ा हुआ हूं ना इसको. मैं जब स्टूडेंट था इन द ईयर 2000, आई गेव माई सीए फाइनल, सीएस फाइनल, दोनों में. तो हम लोग हमेशा यही पढ़े हुए. अरे मैं खुद पढ़ाया हूं 20 साल 25 साल. अभी रिसेंटली क्या किया, पिछला साल के एडिशन में लोग ने इंस्टीट्यूट ने एक नया आंसर डाल दिया, कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है. क्योंकि हम लोग वहां से टाइप कर रहे थे, तो आई शोड कि उन लोग ये बोल रहा है, पर तुम अगर डेफिनेशन लिख कर भी समझाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि द फर्स्ट ईयर ऑफ अराइवल मेरे को बेसिक स्टे भी देखना पड़ेगा ना, नहीं है उसका. अब अगले साल से हो जाएगा वो, पर अगले साल अब मोर देन 182 होने के बाद भी एक प्रॉब्लम आ गया. क्या प्रॉब्लम आ गया अगले साल? अब वो जा रहा है, पर क्या पर्पस के लिए जा रहा है क्लियर नहीं है. तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. बाई चांस उन्होंने इस आंसर को भी राइट मान लिया और तुम मेरा लिख भी दिए, तो भी तुमको 5 में 3.5 मिलेगा, जबकि मेरा वाला ही राइट है. मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं. बट दोनों आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, या ऑल्टरनेट व्यू कैन ऑल्सो बी टेकन, वो भी लिखना पड़ेगा. आओ एक बार ये वाला क्वेश्चन 2 कर लेते हैं मिलके. हायर स्टडीज. नाइनटीन 20 में वो इंडिया में था क्या? ओ, पर इंडिया वो छोड़ के जा रहा है 1 अगस्त 2020 में. तो 2021 में क्या होगा उसका स्टेटस? तो 20, अच्छा किस काम के लिए जा रहा है वो? पढ़ाई के लिए. कौन सा वर्ड है? एजुकेशन. अच्छा, कौन से पर्पस जाने के लिए हम लोग हटाते थे? एम्प्लॉयमेंट. ई से एम्प्लॉयमेंट भी, और बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड. तो एजुकेशन तो नहीं था, बट गजब आंसर. पढ़ो, अब इसका आंसर अलग निकला है. राइट है ये भी आजकल रिसेंट ईयर्स में. द स्टूडेंट्स वहीं जॉब ले लेते हैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए रहा तो है, बट अगर ये जॉब, क्योंकि यूजुअली जो भी बाहर जाता है पढ़ने वही जॉब ले लेता है, तो लौट के नहीं आएगा। उस अगर आरबीआई सर्कुलर को अगर हम फॉलो करते हैं तो पिछले साल मोर देन 182 डेज रहा है, पर फिर भी स्टिल नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, अगर हम इस सर्कुलर को फॉलो करते हैं। Even if greater than 182 days in 2021, still not resident. Even if greater than 182 in 2021, क्योंकि हम ये एजुकेशन वाले केस को क्या मान लेंगे बताइए? आरबीआई का सर्कुलर ये स्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लोग पढ़ने जाते हैं वही जॉब कर ले, तो अनसर्टेन है अभी। अब 21-22 में क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो चला ही गया ना। कब चला गया? वो तो 2021 में रहा नहीं है ना उतना दिन, तो 21-22 में तो वो पिछले साल के बीच में चला गया था, तो इस साल तो शुरुआत से ही नहीं है वो, तो ही इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया। पढ़ के देखिए। तो थोड़ा सा इसलिए एप्लीकेशन आज ही करवा दिया डेफिनेशन के साथ। बहुत ठंडा दिमाग से सोचना पड़ता है। डेफिनेशन सुनने में बहुत इजी लग रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दीज केस स्टडी क्वेश्चंस, चारों एग्जाम में आए हुए हैं, चारों बारी बारी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन 3 में आओ। ओ ये अच्छा है, ये इजी लग रहा है। पढ़िए, 3 पढ़ो और 4 पढ़ो। और आंसर का पैटर्न ये नहीं फॉलो करोगे। अकॉर्डिंग टू फेमा, person resident in India includes an office, branch or agency in India. मार्क्स कटेगा। क्यों सर, आप ही का तो लिखे हैं पूरा। owned or controlled by person resident outside India, यानी इंडिया में भी है अगर, तो रोबोटिक यूनिट इन मुंबई का क्या होगा? पढ़ के देखो। मुंबई वाला भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और सिंगापुर वाले का क्या है? वो भी, सिंगापुर वाला भी कवर्ड होगा ना। सिंगापुर ब्रांच का क्या स्टेटस होगा? रोबोटिक इन मुंबई विच पर्सन कंट्रोल्स द सिंगापुर ब्रांच ऑल्सो। तो 2 ब्रांचेस का स्टेटस पूछ रहे हैं यहां पे, सिंगापुर ब्रांच एंड मुंबई ब्रांच। 2 ब्रांचेस के स्टेटस पूछे जा रहे हैं यहां पर। स्टार्ट रीडिंग। अब मिस आलिया के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझ गया दोनों क्वेश्चन? टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी हैविंग यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. It has a robotic unit in Mumbai and it has a branch in Singapore. But Singapore को कंट्रोल कौन करता है? मुंबई ब्रांच, तो वो भी कवर्ड है। ऐसा एक डायग्राम दिखाया था आपको यूएस चाइना वाला। मिस आलिया में आ जाओ। मेन तुमको ये याद रखना होगा, इधर देखो, पर्सन रेसिडेंट इंडिया के डेफिनेशन में रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, और रोमन 1 के अंदर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ये स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। एंड एक और डायलॉग याद रखना होगा, स्टे, नंबर ऑफ डेज एंड इंटेंशन बोथ आर इंपॉर्टेंट, जिस पर मैं पूरा गेम खेल रहा हूं। क्वेश्चन 4 में आइए ऑल ऑफ यू। आज ही पूरा डेफिनेशन को कंसोलिडेट कर लेना। क्वेश्चन 4 में आइए। अरे वाह, समझ गए? इंटेंशन ही नहीं था कभी।
बट एक चीज अगर क्वेश्चन में चेंज कर दे, अगर ये मुंबई ब्रांच ऑफ ब्रिटिश एयरवेज में इसकी नौकरी है, तब अलग केस होता है। क्वेश्चन में रट के मत जाना, एरोस्टेस का आंसर होता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। हम बता देंगे मिस आलिया ब्रिटिश एयरवेज के मुंबई ब्रांच में नौकरी करती है, और सेम ऐसा ही डेज दे देंगे, तब हो जाएगी बेटी कवर्ड। बताओ क्यों? तब यहां में एम्प्लॉई है, वो इंटेंशन है उसका यहां रुकने का। यहां पे क्या हो रहा था, हमारे एग्जाम्पल में इंटेंशन था ही नहीं, बिकॉज वो कभी, इसे बार बार सुबह से बोल रहा है, डेज एंड इंटेंशन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। डेज एंड ये इंटेंशन दोनों देखना चाहिए हम लोगों को। अब जाकर हम लोग को पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से क्लियर हुए। वापस आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं कि रोमन 1 क्या था। When a person has resided in India for greater than 182 days in preceding year, पिछले साल, preceding financial year, but क्या नहीं included होता है? If you have gone out of India, याद आ गया, for Webu, और has come to India, क्या लिखोगे बताओ तो? फॉर अदरवाइज देन फॉर वेबू, मतलब कि अगर वेबू के लिए आते तब तो वेलकम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसमें एक नया बात क्या पता चला, ई से एजुकेशन भी होता है, ई से एम्प्लॉयमेंट भी होता है, बट एजुकेशन के लिए आरबीआई का सर्कुलर ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वाला चीज भी माना जाता है कि वही नौकरी कर लेगा वो, वरना पहले इंस्टीट्यूट एजुकेशन को भी मान लेता था कि आप एक्सक्लूड मत करिए, बट आज के इन्होंने सर्कुलर का रेफरेंस देके अपने बुक में क्या बोल दिया, एजुकेशन भी माना जाएगा कि नहीं आएगा यहां पढ़ने वहीं पर मेडिकल ट्रीटमेंट को हम क्या मानेंगे, सर्टेन पीरियड के लिए, वो एक्सक्लूडेड नहीं होगा, आ जाएगा वापस भारत में, इलाज हो जाएगा, गेट वेल सून, ठीक हो जाएगा। रोमन 2 क्या था अपने लोग का, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया, याद आया। रोमन 3 क्या था अपना, ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया वाला तो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाता है, चाहे बाहर से कंट्रोल हुआ हो। ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया भी कवर्ड हो जाता है इफ इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अंडरस्टूड? कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आंसर कैसे लिखना है समझ में आया। चारों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर करवा दिए। अब आइए ऐसे कुछ अगले दिन होगा मेन एस्पेक्ट, तो अब करंट और कैपिटल अगले दिन समझाऊंगा। आज पर फिर भी थोड़े से आपको वर्ड्स दिखाते हुए चल रहा हूं। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है, जल्दी से आओ जाओ बच्चों, रीडिंग करने वाले कुछ टॉपिक्स हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको और एक्सपैंड करेंगे। कल ही लूंगा मोस्ट प्रॉब्ली अगला क्लास भी, मॉर्निंग में, सुबह सुबह फ्रेश माइंड में हो जाएगा। फॉरेन करेंसी मीन्स अ करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। जय भारत, अच्छा वो बता दिए, समझ गए, एक रीड करना था। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीजें आती है, ये सारे वर्ड्स आपने कभी इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स की पढ़ाई में सुना होगा। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी तो आएगा ही, हाँ या ना, एंड इट इंक्लूड्स, और क्या क्या आ रहा है सुनो ना, बोलते हैं आपके डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में आपके कोई डिपॉजिट्स हैं, अपने अकाउंट मेंटेन कर रहा है, वो भी आपका विदेश का फॉरेक्स है। ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, नाम सुने हो, जब आप इंडिया के बाद ट्रैवल में जाते हो तो कैश मतलब डॉलर्स की जगह ट्रैवलर्स चेक ले जाते हो, सेफ लगता है आपको। ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, कई बार आप कोई से इंपोर्ट करते हो, पैसा नहीं है आपके पास, आप बैंक को बोलते हो उसके फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो ना, उस फॉरेन बैंक के फेवर में, कि हम पेमेंट नहीं देंगे तो आप दे देंगे मेरे बिहाफ में एक बार। तो ये सब चीज अब 11-12 में पढ़ा होगा आपने, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, नाम सुना है, एलसी बोलते हैं शॉर्ट में, और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब भी फॉरेन एक्सचेंज के पार्ट है। वाह गजब। ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, अच्छा, तो इसमें एमसीक्यू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एग्जाम में आता है ट्रैवलर्स चेक ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, पर मेन इंक चेंज करके जरूर अंडरलाइन करना, बट पेबल इन फॉरेन करेंसी अगर है तो वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही कवर्ड होगा। सब वापस रिपीट करिए, प्लीज यूज 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज एमसीक्यू में
तीनों दे दिया और फिर लिखता है चूज व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज, एक वन ऑफ द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी आएगा, पर लोग है ना रोमन 2 को नहीं टिक करते हैं क्योंकि वहां पे कौन सा वर्ड आ गया और आपको कंफ्यूज करने के लिए, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद करना होगा, ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। उसी तरह ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया, पर्संस आउटसाइड इंडिया, ड्रॉ किया है इसको, चाहे पेबल इन इंडियन करेंसी है तो भी। तो ये एमसीक्यू में कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, गंदा पेपर देने के लिए दे सकते हैं, नथिंग टेक्निकल। तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में आपको ये पता होना चाहिए, फॉरेन करेंसी सबका राइट हो जाता है, बट इट इंक्लूड्स deposits, credits and balances payable in foreign currency, drafts, traveler's check, letter of credit, bill of exchange drawn in Indian currency but payable in foreign currency, या draft, traveler's check payable in Indian currency but drawn by banks outside India, persons resident outside India। तो लर्न करना है for MCQs। उसी तरह फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन भी आप घर जाके एक बार पढ़ोगे, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी, चाहे शेयर्स, डिबेंचर्स, कैसा भी हो, विच इज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी एंड इट इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड हो जाता है वो भी लिख दिया है, सिक्योरिटीज एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी में, और रिडेम्पशन जो है इंडियन करेंसी में हो रहा है तो भी वो फॉरेन सिक्योरिटी माने जाएंगे, चाहे है फॉरेन करेंसी में पर चाहे उसका इंटरेस्ट डिविडेंड इंडियन करेंसी में पे हो रहा है तो भी वो फॉरेन सिक्योरिटी माने जाएंगे। एक इजी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, व्हाट इज एक्सपोर्ट, सभी को पता है, व्हेन यू सेंड गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, गुड्स सर्विसेज। व्हाट इज इंपोर्ट, व्हेन यू ब्रिंग इनटू इंडिया एनी गुड्स और सर्विसेज, दैट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया गुड्स और सर्विसेज। तो अगले क्लासेस में हम लोग और डिटेल करेंगे। करेंसी का डेफिनेशन ऊपर देखो, करेंसी के अंदर क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड करेंसी, करेंसी नोट्स, एक पढ़िए, यही सब वर्ड फिर आएंगे, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट। मैं आने वाले क्लास में आपको वापस बताऊंगा व्हाट इज ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी सी एमसीक्यू के एंगल से मार्क करवाया हूं, भूमि पूजन कर दिया ये वर्ड्स का। क्रेडिट कार्ड्स, तो ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको लगेगा नहीं नहीं क्रेडिट कार्ड करेंसी थोड़ी होता है, क्रेडिट कार्ड भी कवर्ड है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच आरबीआई में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच आरबीआई में नोटिफाई, जो आरबीआई का लिस्ट और आता रहता है, यस और नो। ना ऑथोराइज पर्सन इंपॉर्टेंट लिखो, ये अगले दिन होगा, व्हेन आई डू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट लिखो ऑथोराइज पर्सन का डेफिनेशन। मैंने करंट एंड कैपिटल एक आइडिया दिया था पर अभी पीएचडी नहीं करवाया, पीएचडी आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अगले क्लास में हम लोग इसका पीएचडी करेंगे। अब बुक में देखोगे आप, मेरे कुछ किताबों में वापस है ना, मैंने पर्सन रेसिडेंट इंडिया पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हैं, देखो इस पेज के बाद आओगे एक बार, अगर कोई की बुक में नहीं दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कहीं मैंने ये सब दिया ना, डेफिनेशंस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बोलो हाँ या ना, लिखो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, और हो सकता है कुछ नोट से हटा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन हिंदी इंग्लिश नहीं देने से भी चलेगा। तो हो सकता है अभी आप जो पेन ड्राइव में देखोगे इस पेज में नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सेम चीज जो आपको ड्रॉ करवाया ना आपकी कॉपी में, स्ट्रक्चरल पार्ट, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक, ये सब चार्ट और भी दरकार नहीं है आपको। आप अब जो दूसरी एडिशन अभी पेन ड्राइव में भेजा हूं, हटा दिया हूं। और जो मैंने आपको इंग्लिश में एक बात बोला था वो मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, आपके बुक्स में नहीं है। सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया, याद है आपको मैंने बोला था ये, टेल मी, सिटीजनशिप क्या क्राइटेरिया है? सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया। तो ये सब आपको इंस्टीट्यूट के मैट और में मिलेगा, पर अभी जो मैं अब नया नोट्स दूंगा उसमें ये हटा दूंगा, आई विल रिमूव दीज थिंग्स। ओके, तो ये सब नए नोट्स से मैं हटा दूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो आई विल रिमूव 3-4 पेजेस जो आपको दिखा होगा अभी स्क्रीन पर, तो घबराइएगा मत अगर आपके नोट्स में नहीं भी हो, नथिंग टू वरी।
जस्ट अ सेकेंड, कल बहुत और भयानक क्लास है बिकॉज कल फिगर्स से खेलने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे फिगर्स आएंगे कल। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? 5-7 पन्ने बाद कल होने वाला है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट एक भूमि पूजन बता दे रहा हूं, कल होगा। Current account and capital account transactions. Can you find something like this? We'll do it tomorrow. खा पी के आइएगा बढ़िया से। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। गुड बाय। फेमा की फर्स्ट क्लास है ये, अब कल सेकंड क्लास होगी फेमा के।